आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में जनपद। इसके अंतर्गत हम मत्स्य, शिवी एवं मालव जनपद के विशेष संदर्भ में चर्चा करेंगे। राजस्थान में जिन प्रमुख जनपदों का उल्लेख मिलता है उनमें शिवी, शाल्व, मालव, मत्स्य आदि जनपद प्रमुख थे। हम देखेंगे कि किस प्रकार ये जनपद माइग्रेट हुए, किस प्रकार उनका विकास हुआ, विस्तार हुआ, किस प्रकार जनपद से महाजनपद बने। सबसे पहले मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद का क्षेत्र वर्तमान जयपुर, अलवर और भरतपुर जिला मुख्य रूप से था। इन क्षेत्रों में मत्स्य जनपद फैला हुआ था। हालांकि समय के साथ मत्स्य जनपद का विस्तार भी हुआ। सबसे पहले मत्स्य लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध में सुदास के विरोधियों के रूप में मत्स्य लोगों का वर्णन किया गया है। मत्स्य लोगों ने सुदास के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। ऋग्वेद के बाद हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में भी और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जाति का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि मत्स्य जाति सरस्वती नदी के किनारे बसती थी और मत्स्यों का एक राजा ध्वसन द्वेतवन ने सरस्वती के तट पर अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया। यदि हम बात करें तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद का हमें कई बार उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद के एक राजा विराट का उल्लेख मिलता है। राजा विराट की राजधानी विराटपुर या वर्तमान बैराट थी, जो वर्तमान में जयपुर के पास स्थित है। मत्स्य जनपद के राजा विराट की राजधानी विराटनगर या बैराट थी और यहीं पर महाभारत के समय पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। महाभारत के युद्ध में मत्स्य राजा विराट ने पांडवों की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था। महाभारत के युद्ध में पांडवों की सहायता करने के लिए राजा विराट अपने 3 पुत्र उत्तर, श्वेत एवं संघ के साथ युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में गया था। महाभारत के युद्ध में राजा विराट अपने 3 पुत्रों उत्तर, श्वेत एवं शंख के साथ पांडवों के पक्ष में लड़ता हुआ मारा गया। राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से किया था। इस युद्ध में राजा विराट का दामाद अभिमन्यु भी मारा गया। महाभारत के बाद यदि हम देखें तो धीरे धीरे मत्स्य जनपद की स्थिति कमजोर होती चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि मत्स्य जनपद को शाल्व जनपद और चेदी जनपद, इन 2 का सामना करना पड़ा। शाल्व जनपद और चेदी महाजनपद से संघर्ष में मत्स्य बहुत कमजोर हुआ। हम देखते हैं कि महाभारत में चेदी वंश के शिशुपाल एवं सहज नाम के राजाओं का उल्लेख मिलता है। चेदियों ने मत्स्य महाजनपद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। हमें महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि सहज नाम के चेदी वंश के राजा ने चेदी एवं मत्स्य दोनों महाजनों पर एक साथ शासन किया था। बाद में संभावना अधिक है कि चेदियों ने पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया हो और कलिंग राज्य की स्थापना कर ली हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जब चेदियों से मत्स्य जनपद के लोग स्वतंत्र हो गए तो उसके बाद सिकंदर के आक्रमण के समय की कुछ हमको बातें जानकारी में आती हैं। सिकंदर के आक्रमण के बाद दक्षिण पंजाब से कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इन जातियों में मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। ये जातियां राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बसी। जैसे अर्जुनायन भरतपुर और अलवर के आसपास बस गए। इसी प्रकार अजमेर और टोंक के आसपास मालवों ने अपनी नई बस्तियां बसा दी। इसी प्रकार चित्तौड़ के आसपास मध्यमिका नगरी में शिवियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जब दक्षिण पंजाब से मालव, शिवी और अर्जुनायन इनका राजस्थान में आगमन हुआ तब मत्स्यों की
स्थिति पहले की तरह नहीं रही, बल्कि मत्स्यों के स्थान पर अर्जुनायन और मालव लोगों की शक्ति अधिक बढ़ गई। इस प्रकार चेदियों के बाद मत्स्य महाजनपद को मालवों और अर्जुनायनों से संघर्ष करना पड़ा और इनकी स्थिति कमजोर हुई। और इसके बाद में मगध के शासकों ने महाजनपद के अन्य महाजनपदों के समान ही मत्स्य महाजनपद को भी अपने राज्य में मिला लिया। ऐसा माना जाता है कि नंद वंश के राज्य के समय मगध ने मत्स्य जनपद को अपने में मिला लिया। नंद सम्राटों के बाद हमें मौर्य सम्राटों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट या बैराट नगर में अशोक के काल के अवशेष मिलते हैं। हमें बौद्ध स्मारक और बौद्ध स्तूप मिलते हैं। तो अशोक के बैराट स्थित अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि यह इलाका मौर्यों के अधीन आ चुका था। यदि हम मत्स्य जनपद के शासन की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। यहाँ के लोग बहुत समृद्ध थे, सुखी जीवन जीते थे। यहाँ के सामाजिक जीवन में स्त्रियों का बहुत सम्मान था। लोग मनोरंजन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते थे। संगीत, नृत्य, घुड़सवारी आदि उनका मनोरंजन का प्रमुख साधन था। इसके अतिरिक्त चौपड़ और पासे खेलना भी यहाँ के लोगों के लिए मनोरंजन का एक प्रमुख साधन था। हमें उल्लेख मिलता है कि युधिष्ठिर राजा विराट के साथ चौपड़ का खेल खेला करते थे। इसी प्रकार हमें यहाँ पर नृत्य और संगीत की जानकारी भी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन को राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने का काम सौंपा गया था। एक उल्लेखनीय बात यह है कि कथक शैली जो नृत्य की प्रमुख शैली है, कथक शैली के प्रणेता मिहिर ईसा पूर्व 2री शताब्दी में मत्स्य देश से ही जुड़े हुए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल मत्स्य का विस्तार हुआ, जनपद से वो महाजनपद की ओर बढ़ा, बल्कि एक प्रमुख राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला, अच्छी सामाजिक स्थिति वाला यह जनपद रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं शिवी जनपद की। वैदिक काल में शिवी लोग पंजाब में निवास करते थे। हमें ऋग्वेद के राजा सुदास के साथ उनके युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ऋग्वेद में राजा सुदास ने अन्य जातियों के साथ साथ शिवी जाति को भी पराजित किया था। ऐसा माना जाता है कि शिवी जाति की राजधानी शिवपुर थी और शिवपुर वर्तमान में पाकिस्तान का शोरकोट है। विद्वानों का मानना है कि शिवी जाति का प्रमुख क्षेत्र स्वात घाटी था। हालांकि फाहियन ने भी कुछ इसकी तरफ इशारा किया है। इसके बाद में महाभारत में भी शिवी जनपद का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में भी हमें शिवी जनपद का उल्लेख मिलता है। जैसे विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि शिवी बुद्ध काल में दुशालों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की दुशालें विभिन्न राजाओं को भेंट दी जाती थी। यहाँ के 2 प्रमुख नगरों अरिठपुर एवं जैनुत्तर का उल्लेख भी हमको मिलता है। वराहमिहिर ने इसका वर्णन किया है कि शिवी जाति उत्तर भारत की रहने वाली थी। ये लगता है कि शिवी जाति मालव, योधेय, अर्जुनायन आदि लोगों के साथ उत्तर भारत में तक्षशिला की तरफ रहती थी और बाद में ये राजस्थान की ओर आई। शिवी जाति के बारे में यूनानियों ने वर्णन किया है। ये वर्णन किया है कि शिवी जाति एक लड़ाकू जाति है। साथ ही ये भी उल्लेख मिलता है कि शिवी जाति एक जंगली जाति थी। जैसे यूनानी इतिहासकार एरियन ने कहा है कि शिवी जाति के लोग पशु चर्म पहनते थे, अपने आप को यूनानियों का वंशज मानते थे। वे हाथ में गदा और लाठी लेकर चलते थे। इसी प्रकार डियोडोरस नाम के यूनानी इतिहासकार ने शिवी जाति के बारे में वर्णन किया है कि शिवी जाति के लोगों ने सिकंदर के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया था। शिवी जाति का यह भी उल्लेख मिलता है कि वो अपने पड़ोसी अर्जुनायनों से सहयोग लिया करते थे। सिकंदर के समय इस जाति का बहुत नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन सिकंदर के आक्रमण के बाद ये जाति पंजाब से राजस्थान की ओर आ गई और राजस्थान के चित्तौड़ के पास मध्यमिका नगरी के आसपास इन्होंने अपना प्रमुख स्थान बना लिया। हमें इसके प्रमाण सिक्कों से मिलते हैं। इनके अधिकांश सिक्के नगरी में मिलते हैं, चित्तौड़ के मध्यमिका के पास नगरी में मिलते हैं। नगरी के पास ही गोसुंडी शिलालेख और बाड़ा अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें शिवी राजा सर्वतांत्र का उल्लेख है। हमें यह उल्लेख मिलता है कि राजा सर्वतांत ने
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और जिस स्थान पर उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था वह शिवी नगर शिवी राज्य की राजधानी रही होगी। इस प्रकार सर्वतांत शिवी जनपद का एक स्वतंत्र शासक था। हमें उसके समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। चित्तौड़ के पास सुंडी नामक गांव से एक बावड़ी में 200 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है। इससे राजा सर्वतांत्र के कृष्ण और वसुदेव की पूजा करने के प्रमाण मिलते हैं। हमें यह प्रमाण मिलता है कि इस समय कृष्ण और संकर्षण की पूजा की जाती थी। इस प्रकार हालांकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शिवी जाति का आगमन पंजाब से नहीं हुआ है, बल्कि यह राजस्थान में पहले से विद्यमान थी। लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि यह जाति पंजाब से माइग्रेट होकर चित्तौड़ के आसपास शिवी नगरी या नगरी नाम के स्थान के आसपास बस गई और एक जनपद की स्थापना की। इसके बाद राजस्थान का एक प्रमुख जनपद था मालव जनपद। मालव जनपद भी अन्य जनपदों के समान ही राजस्थान में पहले बसी हुई जाति थी। यह पंजाब में बसी हुई जाति थी जिसने आकर राजस्थान में अपना राज्य शुरू किया। यदि हम सिकंदर के आक्रमण के समय की बात करें तो मालव जाति ने सिकंदर का प्रतिरोध किया था। मालव जाति ने सिकंदर के आक्रमण के समय बहुत वीरता का परिचय दिया था। इन्होंने अपने पड़ोसी शूद्रकों के साथ मित्रता स्थापित की थी और दोनों ने मिलकर यानी कि मालवों और शूद्रकों ने मिलकर सिकंदर का सामना किया था। यूनानी इतिहासकार कर्टियस कहता है कि शूद्रकों और मालवों के पास बहुत बड़ी सेना थी। शूद्रकों और मालवों के पास 90,000 पदाती, 10,000 अश्वारोही और 900 हाथी थे। ऐसा माना जाता है कि मालव सेना ने सिकंदर की सेना को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया था और इसमें सिकंदर को चोट भी लगी थी। इसलिए नाराज होकर सिकंदर के सैनिकों ने मालवों के बच्चों, वृद्धों एवं महिलाओं का वध कर दिया। सिकंदर के आक्रमण के बाद जब मालव जाति कमजोर हो गई तब वह पंजाब से राजस्थान की ओर आई और यहाँ पर लगभग 150 ईस्वी पूर्व के आसपास इस जाति के आने के प्रमाण मिलते हैं। हमें राजस्थान में मालवों के बहुत बड़ी संख्या में सिक्के मिले हैं और पंजाब से आने के बाद मालव लोग राजस्थान के अजमेर और टोंक के इलाके में मुख्य रूप से आकर बस गए। तो ये लोग अजमेर, टोंक और मेवाड़ के मध्यवर्ती इलाकों में मुख्य रूप से बसे। इनकी राजधानी नगर थी जिसको नगर या करकोट नगर भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात, इनका शक क्षत्रपों से युद्ध हुआ था। मालवों के पड़ोस में पुष्कर क्षेत्र में उत्तम भद्र क्षत्रियों का राज्य था। इनसे इनकी दुश्मनी थी। पुष्कर के उत्तम भद्र क्षत्रियों ने शक शासकों से मदद मांगी तो शक शासक नहपान ने इनकी मदद की और शक शासक नहपान से मालवों का युद्ध हुआ। हमें नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है कि शक शासक नहपान ने मालवों को पराजित कर दिया और उसके बाद पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और इस अवसर पर उसने ब्राह्मणों को 3000 गायें और गांव दान में दिए। हमें अजमेर के आसपास के क्षेत्र से शक शासक नहपान के बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के मिले हैं। यह स्पष्ट है कि अजमेर के आसपास का क्षेत्र नहपान के अधीन आ गया था। दूसरी शताब्दी में उज्जैन में शक वंश का उदय हुआ था। शकों का प्रमुख शासक रुद्रदामन था। उज्जैन के शक शासकों ने मालव जनपद को अपने अधीन ले लिया था। इसके प्रमाण भी हमें मिलते हैं। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि राजस्थान के बहुत बड़े भाग में रुद्रदामन ने अधिकार कर लिया था। मालवों को अपनी पड़ोसी जातियों योधेय और अर्जुनायनों से भी संघर्ष करना पड़ा था। मालवों की शक्ति का पुनः प्रसार भी हुआ। इसके हमें कई प्रमाण मिलते हैं। हमें भरतपुर, कोटा, उदयपुर में मालव संवत के प्रयोग की जानकारी भी मिलती है। नांदसा यूप अभिलेख में हमें कुछ इसकी जानकारी प्राप्त होती है। श्री सोम द्वारा षष्ठी रात्र यज्ञ के संपादन का उल्लेख भी मिलता है। पश्चिम भारत के शकों ने मालवों पर विजय प्राप्त की थी। नहीं, पश्चिम
भारत के शकों पर मालव जाति ने विजय प्राप्त की थी। बाद के अभिलेखों से, बाद के ग्रंथों से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। एक प्रमुख अभिलेख बड़वा अभिलेख है जो कोटा के पास मिला है। तो बड़वा अभिलेख में मोखरी महासेनापति बल का मालवों की अधीनता स्वीकार करने का उल्लेख मिलता है। मालव एक लड़ाकू जाति थी, आयुध जीवी जाति थी। इनका उल्लेख आयुध जीवी जाति के रूप में किया गया। आयुध जीवी जाति मतलब सैनिक वृत्ति करने वाली जाति। हम ये देखते हैं कि मालवों और शकों का संघर्ष हुआ, इसमें दोनों की शक्ति ही क्षीण हुई होगी और इसके बाद में गुप्त काल आते आते मालव कमजोर होते चले गए। प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने मालव, अर्जुनायन, योधेय आदि जातियों को पराजित कर दिया। इस प्रकार मालव जनपद गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गया और इसके बाद में देखते हैं कि हुनों ने भी उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हमें मालव संवत का उल्लेख मिलता है। मालव संवत 57 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राचीन विक्रम संवत जो 57 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है वो और मालव संवत एक ही है। हालांकि इस पर कई विद्वानों में मतभेद है। मालवों के प्रमुख सिक्के रेंड में मिले हैं। ये सिक्के दूसरी सदी से ईसा की मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी तक के मिलते हैं। इसमें कई मालव सेनापतियों का उल्लेख मिलता है। इनके सिक्कों पर जो चिन्ह उकेरे हुए हैं उससे इनकी धार्मिक आस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमें टोंक जिले के उनियाना से करकोट नगर से बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लगभग 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि करकोट नगर मालवगण की टकसाल रही होगी। इनके जो अनेक स्थानों से सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें कुछ चिन्ह हैं, जैसे कि नंदी का चिन्ह है, सूर्य का चिन्ह है, अग्नि का चिन्ह है, सूर्य का चिन्ह है। इससे उनकी धार्मिक आस्था की जानकारी मिलती है। उनके सिक्कों पर सूर्य, नंदी और सिंह, शिव, शक्ति आदि का जो उल्लेख मिलता है प्रत्यक्ष रूप से, इससे उनकी धार्मिक आस्था की जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने यूपों का निर्माण करवाया। इससे यह स्पष्ट है कि वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में उनका विश्वास था। उनके सिक्कों पर हमें बोधि वृक्ष के प्रमाण भी मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस समय यहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत प्रचलन था। इस प्रकार राजस्थान में कुछ जातियां पंजाब से आई हुई मानी गई जिन्होंने यहाँ राज्य स्थापित किया। उनमें प्रमुख रूप से शिवी और मालव जातियां थी। यहाँ पर जो प्राचीन जनपद था मत्स्य, वह महाजनपद के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और भारत के 16 महाजनपदों में मत्स्य जनपद एक प्रमुख जनपद था। महाभारत के युद्ध में मत्स्य जनपद ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस प्रकार हमें राजस्थान के विभिन्न समय के जनपद और फिर महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।